सो प्योर सब्सटेंस में हम लोग ने देखा एलिमेंट, देन कंपाउंड स्टडी किया। मिक्सचर में हम लोग ने देखा होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस के लिए हम क्या बोलेंगे, विच प्रिपेयर यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। यूनिफॉर्म मतलब अभी सबको मालूम है, यूनिफॉर्म मतलब क्या, सॉल्यूशन में सिंगल फेज सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म, दैट इज एक से ज्यादा फेज सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेंगे। देन एलिमेंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कैन नॉट डिवाइड या कैन नॉट ब्रेक डाउन। देन कंपाउंड विच कैन बी ब्रेक डाउन। सो अपने पास एलिमेंट के भी 3 टाइप्स है, दैट इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ऑब्वियसली बात है, एलिमेंट जो है उसके भी तो 3 टाइप्स है ना। अपने पास जो 118 एलिमेंट नेचर में प्रेजेंट है, जो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, उसमें हम लोग ने स्टडी किया है। कोई एलिमेंट जो है वो मेटल है, कोई एलिमेंट नॉन मेटल है और कोई एलिमेंट क्या है, मेटलॉइड है। सो अपने पास एलिमेंट भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। क्लियर? सो ये हो गया मैटर का क्लासिफिकेशन। सो स्क्रीनशॉट ले लो। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। सो मैटर क्या हम लोग को ऑलरेडी मालूम है, मैटर कितने स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम बात करेंगे सॉलिड की, तो सॉलिड हम किसको बोलेंगे? तो सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपस में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट हुए रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो यहाँ पर पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखो, आपस में कितने स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट, एकदम आपस में जुड़े हुए हैं। यस और नो? तो सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, एकदम पास पास में होता है। क्यों पास पास में होता है? बिकॉज पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन है, कोई भी अगर पास में है, 2 पार्टिकल अगर क्लोज है, इट मीन्स व्हाट, उन दोनों पार्टिकल के बीच में फोर्स ज्यादा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो सॉलिड के लिए हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स जो अरेंज है वो क्लोजली अरेंज्ड है। क्यों क्लोजली अरेंज है? बिकॉज उनके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उनके जो इंटरेक्टिव फोर्सेस है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वहां पर पार्टिकल क्या है, क्लोजली अरेंज है। क्लियर? अगर हम बात करेंगे लिक्विड की, तो एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड में क्या है, जो पार्टिकल्स है उनमें थोड़ा सा वीक फोर्स ऑफ, एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए पार्टिकल जो है वो उतना पास में नहीं है, उनके बीच में स्पेस अवेलेबल है। तो यहां पर देखो, जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस अवेलेबल है, बिकॉज यहां पर उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। अगर हम बात करेंगे गैस की, तो गैस के लिए क्या रहेगा, और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, मतलब ना के बराबर। जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम है, इसलिए पार्टिकल फ्री घूम सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, अरेंजमेंट भी कुछ नहीं रहेगा, वो फ्रीली घूम सकते हैं, बिकॉज बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा गैसियस सब्सटेंस के लिए। सो ये तो हो गया पार्टिकल्स के बारे में। अगर हम सॉलिड की बात करेंगे, तो पार्टिकल क्या है, आपस में क्लोजली अरेंज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से और पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से हम क्या बोलेंगे, सॉलिड सब्सटेंस को क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड सब्सटेंस के पास क्या रहेगा, फिक्स्ड वॉल्यूम। बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पार्टिकल्स क्या है, क्लोजली अरेंज है, इसलिए सॉलिड सब्सटेंस का एक फिक्स्ड शेप होता है और
वो क्या करते हैं, एक वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इट हैज फिक्स्ड शेप, उनका कुछ ना कुछ शेप रहेगा। अगर हम बात करेंगे लिक्विड की, जैसे कि वाटर लिक्विड है, तो उनके पास कोई शेप रहता है क्या? नहीं। वो क्या करते हैं, हम जिसमें भी डालेंगे उसका शेप ले लेते हैं। अगर हम ग्लास में पानी लेंगे तो वो ग्लास का शेप ले रहे, अगर हम उसको बॉटल में डालेंगे तो वो बॉटल का शेप ले रहे। वो ग्लास में वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे, यस और नो, वो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे, बट उसका शेप क्या रहेगा, जो कंटेनर का शेप है जिसमें हम उसको डालेंगे। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे, डज नॉट हैव शेप, उनके पास शेप नहीं रहता है। वो क्या करते हैं, हम जो भी कंटेनर में उसको डालेंगे वही कंटेनर का वो शेप ले लेते हैं, और वो वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई करते हैं। सो इट हैज वॉल्यूम। और अगर हम बात करेंगे लिक्विड की, दैट इज लिक्विड स्टेट में जो भी सब्सटेंस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है एज कंपेयर टू सॉलिड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। सो पार्टिकल के पास उतना तो जगह है देखो, इसलिए वो मूवमेंट भी कर सकते हैं। सो लिक्विड के पार्टिकल्स मूवमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे गैसियस सब्सटेंस की, सो गैसियस सब्सटेंस के लिए हम क्या बोलेंगे, बहुत ही वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर वेरी वीक, और इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, रैंडमली मूव कर सकते हैं, फ्रीली वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है। और अगर हम बात करेंगे गैसियस सब्सटेंस की, तो उनके पास कोई वॉल्यूम रहेगा क्या? नहीं, ना तो कोई शेप है गैसियस सब्सटेंस का। जैसे कि आपने देखा रहेगा, जब हम अगरबत्ती को यूज करते तो जो धुआं निकलता है उसका कोई शेप है क्या? नहीं है, ना तो वो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, उनका कुछ फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है। तो गैसियस सब्सटेंस के लिए हम क्या बोलेंगे, डज नॉट हैव शेप और वॉल्यूम। क्लियर? तो ये हो गया स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। क्लियर? सो अगर हम बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट की, तो क्या हम ये तीनों भी स्टेट को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं? मतलब क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, या गैस को सॉलिड में वापस? ये कन्वर्जन पॉसिबल है क्या? यस, हम सॉलिड को गैस, गैस को लिक्विड और सॉलिड को लिक्विड, सो तीनों भी स्टेट को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, दे आर इंटर कन्वर्टेबल। इंटर कन्वर्टेबल मतलब कन्वर्ट करना, इंटर मतलब आपस में कन्वर्ट करना। तो हम तीनों भी स्टेट को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर अपने पास सॉलिड को हम क्या कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? जैसे कि आइस ले लो, आइस को जैसे ही हम फ्रीज के बाहर लाएंगे, जैसे ही वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा, क्या होने लगेगा, वो मेल्ट होने लगेगा ना। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, आइस क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, वो कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉलिड स्टेट कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड स्टेट में, उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। सॉलिड टू लिक्विड जो सब्सटेंस कन्वर्ट होता है, दैट इज मेल्टिंग। नेक्स्ट, क्या हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? यस। जैसे ही कोई भी वाटर को हम हीट पे रखेंगे, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस के बाद, वो क्या होता है, इवोपरेट होना स्टार्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पर वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सो हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे,
इवोपरेशन। सो जब हम कोई लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं दैट इज इवोपरेशन। नेक्स्ट, सॉलिड टू लिक्विड हो गया, लिक्विड टू गैस हो गया, गैस टू सॉलिड। क्या हम गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं। सो जब हम गैसियस सब्सटेंस को सॉलिड में कन्वर्ट होता है दैट इज डिपोजिशन, उसको हम क्या बोलेंगे? डिपोजिशन। इसका एग्जाम्पल क्या है? अगर देखो जहां पर बहुत ही कोल्ड रीजन रहेगा, जैसे कि जहां पर टेम्परेचर बहुत ही लो है 0 डिग्री सेल्सियस, या बहुत ही जैसे कि कश्मीर हो गया जहां पर बर्फीला रीजन है, वहां पर क्या होता है जैसे रूम में एयर जो है वो देखा रहेगा आपने विंडो पे जमा हो जाता है, सॉलिड का लेयर, एक बर्फ की लेयर बन जाती। तो वहां पर क्या हो रहा है, जो एयर है वो एयर दैट इज गैसियस सब्सटेंस, वो क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है, वो विंडो पे एक लेयर में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? गैस जो था वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। सो कोई सब्सटेंस डायरेक्ट गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। क्लियर? सो हम ये हो गया ये डायरेक्शन में। अब हम इसको उल्टा देखें, क्या वो कन्वर्जन पॉसिबल है क्या? सो देखो, सॉलिड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या डायरेक्ट? यस, कर सकते हैं। सॉलिड को क्या हम डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? जो प्रोसेस जहां पर हम सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हैं वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। इसका एग्जांपल हम क्या लेंगे? नेप्थलीन बॉल। नेप्थलीन बॉल सबने देखा रहेगा, देखो हम क्लॉथ में रखते, वो छोटा छोटा व्हाइट कलर का बॉल्स रहता है, वो बॉल क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में। यस और नो? देखो वो थोड़े दिन बाद आप चेक करोगे ना तो वो इवोपरेट, थोड़ा छोटा हो जाता है। तो वो क्या हो रहा है? सॉलिड सब्सटेंस जो है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वो इवोपरेट हो रहा है। सो दैट इज डिपोजिशन। यहां पर क्या हो रहा है? सॉरी, दैट इज सब्लिमेशन। सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वहां पर लिक्विड स्टेट नहीं हो रहा है, पहले सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। वो नेप्थलीन बॉल क्या हो रहा है? डायरेक्ट इवोपरेट हो रहे हैं, मतलब वो सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज सब्लिमेशन। सो ये हो गया सॉलिड से गैस। क्या हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? और वो कन्वर्जन को हम क्या बोलेंगे? वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन प्रोसेस। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? गैस जो है वो डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका बेस्ट रेन, बादल दैट इज गैसियस सब्सटेंस, वहां पर क्या हो रहा है? पानी के फॉर्म में हम लोग लिक्विड के फॉर्म में पानी मिल रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? गैसियस सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कंडेंसेशन। सो गैस को हम लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन प्रोसेस। लिक्विड को हम क्या सॉलिड कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यस, दैट इज फ्रीजिंग। जैसे कि नॉर्मल एग्जांपल, पानी फ्रीज में रखेंगे, फ्रीजर में रखेंगे, क्या होगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज फ्रीजिंग। क्लियर? सो ऑल दीज 3 स्टेट्स आर इंटर कन्वर्टेबल, हम उसको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये हो गया स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। अभी तक हम लोग ने मैटर का क्लासिफिकेशन स्टडी किया, स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, कि मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है। सो मैटर के पास रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टी भी एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में कि व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। सो इट कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग केमिकल कंपोजिशन। सो मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग केमिकल कंपोजिशन। इसका मतलब क्या है? अगर कोई सब्सटेंस अपने पास है, कोई मैटर है, उसको हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हम जो ऑब्जर्व करके देख के जो समझ सकते हैं, या ऐसी प्रॉपर्टी जो हम मेजर कर सकते हैं। मैटर की कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो हम देख के पता कर सकते हैं या कुछ मेजर करके पता कर सकते हैं, वैसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हो रहा है क्या वो मैटर का? नहीं, बिकॉज हम सिर्फ ऑब्जर्व करके बता रहे, यस और नो।
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि केमिकल कंपोजिशन में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, बिकॉज वहां पर हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ देख रहे हैं और उसकी प्रॉपर्टीज बता रहे। सो ऐसी प्रॉपर्टीज जो हम सिर्फ देख के या मेजर करके कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। क्लियर? तो उसमें हम क्या लिखेंगे कि केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल, फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए आप क्या दे सकते हो, जैसे कि ऑर्डर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, कलर हो गया। अभी देखो, कोई मैटर अपने पास है, कोई केमिकल सब्सटेंस अगर अपने पास प्रेजेंट है, तो अगर उसको हम देख के ही पता कर लेंगे ना कि कलर क्या है, तो उसमें हमें कुछ चेंज करना पड़ रहा है क्या? नहीं। सो सिर्फ हम ऑब्जर्व करके वो वैल्यूज को वो बता रहे, तो वो क्या हो गया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। देन ऑर्डर, दैट इज स्मेल, वो तो हम दूर से ही पता कर सकते हैं स्मेल, उसमें भी हमें कुछ चेंज करना पड़ रहा है क्या, उसका कुछ केमिकली चेंज हो रहा है क्या? नहीं। सो ये भी क्या हो गया, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। देन वॉल्यूम कैलकुलेट करना, सो ये सब क्या हो गया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जहां पर क्या हो रहा है, हम प्रॉपर्टीज तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, बट उसका केमिकल कंपोजिशन में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वी हैव केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम केमिकल प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे? सो केमिकल प्रॉपर्टीज, द सब्सटेंस अंडरगोज केमिकल चेंज। यहां पर क्या होने वाला है, उसका केमिकल चेंजेस होने वाला है, केमिकल कंपोजिशन क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, एंड देयर बाय एग्जिबिट चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, कोल को अगर हम एयर के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर अगर मैंने बोला सपोज कि आप कोल का रिएक्टिविटी देखो एयर के साथ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो एयर के साथ उसको कोल को लाना पड़ेगा ना, बर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो कोल जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर पहले अपने पास क्या था, कोल, वो कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर मैं बोलती हूँ कोई अपने पास सब्सटेंस है, आप उसका वाटर के साथ रिएक्टिविटी चेक करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो रिएक्ट करवाना पड़ेगा ना, तभी हमको मालूम पड़ेगा वो उसकी रिएक्टिविटी क्या है, उसमें क्या चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पर जो अपना सब्सटेंस होता है ना, उसकी क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है। सो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें क्या हो रहा है, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट मैटर। सो केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पर ही देख लो, पहले था अपने पास कोल, जैसे मैंने बोला आप चेक करो उसका रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर, तो हमको वो रिएक्शन करना पड़ रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, मेरा जो कोल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है, सब्सटेंस जो है वो चेंज हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। सो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सो नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही यूनिट्स की। अगर हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो 2 टाइप्स का होता है। वन होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। सो अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टीज भी 2 टाइप्स के हैं, एक एक क्वालिटेटिव और एक एक क्वांटिटेटिव। अभी देखो नेम से ही समझ में आ रहा है, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव हम किसको बोलेंगे, जो हम इजीली मेजर नहीं कर सकते, ऐसी प्रॉपर्टीज, मैटर की ऐसी प्रॉपर्टीज जो हम मेजर नहीं कर सकते, इजीली मेजर नहीं कर सकते। यहां पर हम क्या लिखेंगे, इजीली मेजर कर सकते हैं। जैसे कि ऑर्डर ले लो, स्मेल ले लो, कोई भी सब्सटेंस का अगर हम स्मेल चेक कर रहे, दैट इज ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे, टेस्ट देख रहे, तो ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, बिकॉज हम वो ऑब्जर्व कर रहे, बट वो थोड़ी ना मेजर करते हैं क्या, नहीं।
तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो हम मेजर नहीं कर सकते वो किसके अंडर आता है, क्वालिटेटिव के अंडर। देन क्वांटिटेटिव क्या रहेगा, ऐसी प्रॉपर्टीज जो हम इजीली मेजर कर सकते, लाइक वॉल्यूम हो गया, देन डेंसिटी हो गया, देन टेम्परेचर हो गया, ये सब हम मेजर कर सकते हैं ना, ये सब वैल्यूज को हम मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हम क्या करते हैं, इजीली मेजर कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव। क्लियर? सो क्वांटिटेटिव दैट कैन इजीली मेजर, क्वालिटेटिव विच डज नॉट इजीली मेजर। क्लियर? सो अगर हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव की, तो जैसे कि लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया। सपोज मैं बोलती हूँ कि ये जो बोर्ड है उसका लेंथ है 10, ये कंप्लीट है क्या, जो मैंने बोला ये बोर्ड का लेंथ 10 है, बट आप क्या बोलोगे, क्या 10 मीटर, सेंटीमीटर, क्या है यूनिट? तो कोई भी क्वांटिटेटिव की अगर हम बात करेंगे, क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या यूज करते हैं, नंबर, क्या यूज करते हैं, नंबर, एंड नंबर के बाद हमें क्या लेना होता है, यूनिट। तो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर तो चाहिए, कुछ वैल्यू तो रहेगी ना। अगर हम लेंथ की बात करते तो कुछ तो लेंथ रहेगी। सपोज ये पेन है, पेन का कुछ तो लेंथ है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो हम क्या बोल रहे हैं, 20 सेंटीमीटर। इट मीन्स व्हाट, 20 दैट इज नंबर, सेंटीमीटर क्या है, यूनिट है ना। तो कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को क्या होता है, नंबर भी होता है, और उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, यूनिट यूज करते हैं। तो ये यूनिट जो है उसके भी डिफरेंट अपने पास सिस्टम अवेलेबल है। ये यूनिट क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है जो हम लोग ने हर एक के लिए अलग अलग दिया हुआ है। लेंथ के लिए कुछ यूनिट है, देन वॉल्यूम के लिए कुछ यूनिट है, डेंसिटी के लिए कुछ यूनिट है। अगर हम बात करेंगे एसआई यूनिट की, तो ये एसआई यूनिट क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट। उसका मतलब क्या है, सपोज हम लेंथ को यहाँ पर मेजर करें सेंटीमीटर में, इंडिया में हम क्या बोल रहे हैं, लेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर, अमेरिका में कुछ और यूनिट है। तो यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ना, यहाँ पर क्या है, सब अपने हिसाब से यूनिट दे रहे हैं। लेंथ को मैं सेंटीमीटर में मेजर कर रही हूँ, अमेरिका या कोई और कंट्री में कुछ और यूनिट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, नहीं है। तो हमने क्या किया, ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ये यूनिट्स की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड यूनिट डिस्कवर किया, एक स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम डिस्कवर किया, जो कि है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, दैट इज हर एक कंट्री में यही यूनिट यूज किया जाता है। दैट इज इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड यूनिट का सिस्टम है वो है एसआई यूनिट। सो इंटरनेशनली कौन सा यूनिट सिस्टम एक्सेप्टेबल है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब क्या, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। तो हम वही डिस्कस करेंगे कि लेंथ के लिए एसआई यूनिट क्या है, मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट कौन सा है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मतलब क्या, वो इंडिया में भी उसका यूनिट यही रहेगा, आप दूसरे कंट्री में देखोगे तो भी वही यूनिट रहेगा, हम उसी में बात करेंगे। सो एसआई यूनिट में अगर हम 7 अपने पास फंडामेंटल यूनिट से, बेसिक यूनिट अपने पास कितने हैं, टोटल 7 बेसिक यूनिट है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। फर्स्ट वी हैव लेंथ, फर्स्ट अपने पास क्या है, लेंथ। सो लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। तो हम अगर मीटर में बात करते हैं मतलब वो क्या है, उसका ऐसा यूनिट मतलब वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। हर एक में लेंथ को हम मीटर में ही बात करेंगे, कोई भी कंट्री में आप जाओ। सेंटीमीटर उसका सिर्फ हम इंडिया में बात कर रहे हैं, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है। जब हम इंटरनेशनली बात करेंगे तो लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है, जो हर एक कंट्री में सेम रहेगा। सो लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। मीटर को हम कौन से सिंबल से दिखाएंगे, सिंबल एम। नेक्स्ट वी हैव मास। मास का यूनिट क्या है, मास का सिंबल क्या है, स्मॉल एम, और यूनिट क्या है मास का,
एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम। और किलोग्राम को हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे? केजी से। नेक्स्ट वी हैव टाइम। टाइम के लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे? स्मॉल टी। और एसआई यूनिट क्या है टाइम का? सेकेंड। और सेकेंड को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एस से। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट को हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? सिंबल आई। और उसका एसआई यूनिट है एम्पियर। तो करंट का एसआई यूनिट इज एम्पियर और एम्पियर का सिंबल इज कैपिटल ए। नेक्स्ट वी हैव थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। नेक्स्ट वी हैव थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। सो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का सिंबल क्या है अपने पास? कैपिटल टी। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का सिंबल इज कैपिटल टी। उसको हम किससे, कौन सा यूनिट है उसका एसआई यूनिट? केल्विन। तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है? केल्विन। और केल्विन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय सिंबल कैपिटल के। नेक्स्ट वी हैव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो कोई भी अगर अपने पास मैटर है उसका अगर हम अमाउंट की बात करेंगे तो वो अमाउंट हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन से। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एन से। और उसका एसआई यूनिट क्या है? मोल। सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट इज मोल। और सिंबल है MOL। तो मोल को हम क्या सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे? MOL। नेक्स्ट वी हैव ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल क्या है? IV। IV। और इसका यूनिट क्या है? एसआई यूनिट क्या है? कैंडिला। सो एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडिला। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय सिंबल CD। तो ये हो गया उसका सिंबल। तो ये 7 बेसिक यूनिट्स हैं जो हम यूज करते हैं, जो है उसके एसआई यूनिट। जैसे कि अपने पास 7 बेसिक यूनिट है, दैट इज लेंथ का, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसके हमने पास एसआई यूनिट प्रेजेंट है। क्लियर? सो ये हो गया एसआई यूनिट की बात। नेक्स्ट हम अभी बात करेंगे वही सब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ये तो हो गया यूनिट्स की बात। सो अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या आते हैं? वैसी प्रॉपर्टीज जो हम ऑब्जर्व और मेजर करेंगे। तो अभी हम वही डिस्कस करने वाले, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है अपने पास मास एंड वेट। सो द नेक्स्ट वी हैव मास एंड वेट। मास और वेट में बहुत कंफ्यूजन होता है कि मास क्या होगा और वेट क्या होगा। सबको क्या लगता है? मास भी वही है, वेट भी वही है। तो मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। तो कोई भी अगर अपने पास ऑब्जेक्ट है या कोई अपने पास अगर बॉडी है तो वो बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है, वो कितना मैटर प्रेजेंट है, जब वो अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? मास बोलेंगे। तो मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट या अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट या एनी बॉडी। उसमें क्या है? मैटर का अमाउंट है, दैट इज मास। फिर वेट क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एनी ऑब्जेक्ट। तो जो भी ऑब्जेक्ट का मास है, जो भी ऑब्जेक्ट का मास है उस पर कितना ग्रेविटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई बॉडी पे कितना हो रहा है, जब वो कैलकुलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं वेट। तो वेट क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितना ग्रेविटी अप्लाई हो रहा है। तो वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। यस और नो? यहां पर एक्सेलरेशन कौन सा है?
ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, दैट इज ग्रेविटी एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, m इंटू जी। तो ये क्या होता है, वेट। सो वेट क्या होता है, एनी ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कितना एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अट्रैक्ट हो रहा है वो ऑब्जेक्ट पे, जब हम वो कैलकुलेट करते हैं उसको हम बोलेंगे वेट। मास का ऐसा यूनिट क्या है, अभी हम लोग ने स्टडी किया किलोग्राम। वेट का ऐसा यूनिट है एन, एन का मतलब है न्यूटन। सो वेट का ऐसा यूनिट इज न्यूटन। क्लियर। मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, और ये जो है मास वो कभी भी पोजीशन के साथ चेंज नहीं होता। मास जो है वो कभी भी पोजीशन के साथ चेंज नहीं होता। आप यहाँ पर मास देखो, कोई ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ पर उसका मास चेक करो या कहीं और जाके चेक करो, मास ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट का मास क्या रहेगा, पोजीशन के साथ चेंज नहीं होगा, वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। सो मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट वेरी विथ पोजीशन। वेट में वेरी विथ पोजीशन ड्यू टू द चेंज इन ग्रेविटी। इसका मतलब क्या है, मास तो कांस्टेंट है बट वेट जो है वो चेंज हो भी सकता है। क्यों, बिकॉज ग्रेविटी का वैल्यू हर एक जगह पर डिफरेंट है। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है उसको अर्थ पे मेजर करेंगे उसका वेट, तो यहाँ पर ग्रेविटी का वैल्यू इज डिफरेंट। अगर हम वही ऑब्जेक्ट को मून पे लेके जाएंगे तो वहां पर ग्रेविटी का वैल्यू डिफरेंट है ना, तो जी का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो जी का वैल्यू चेंज हो रहा है तो वेट भी क्या होगा, चेंज होगा। मास तो सेम ही है, मास का वैल्यू कांस्टेंट है, m का वैल्यू कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, g का वैल्यू, और g का वैल्यू चेंज हो रहा है इसलिए w का वैल्यू भी क्या होता है, चेंज हो सकता है। सो बाय चेंजिंग द पोजीशन वेट की वैल्यू चेंज हो सकती है। बट अगर हम बात करेंगे मास की, तो मास क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। क्लियर। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास क्या होता है एंड वेट क्या होता है, और ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेंथ की। कोई भी अगर हम एटम या मॉलिक्यूल, अभी हम देखो केमिस्ट्री में क्या बात करने वाले, एटम और मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करने वाले ना, तो एटम का मास बहुत ही कम है, तो उसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो भी बहुत कम रहेगी ना। जब मॉलिक्यूल आपस में आते उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है, वो बॉन्ड लेंथ अगर हम मेजर करना चाहे तो वो बॉन्ड लेंथ तो और ही स्मॉल रहेगी। एटम ही इतना स्मॉल है तो उनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो और स्मॉल रहेगा। तो जब हमें कोई लेंथ मेजर करना हो तो केमिस्ट्री में हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं, सो हम यूज करते हैं मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर। सो यहाँ पर मीटर दैट इज बहुत, जब कोई सब्सटेंस का लेंथ बहुत ज्यादा है तो हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर बात कर सकते हैं। बट जब हम एटम की बात करेंगे, एटम तो हमें दिखता भी नहीं है, तो उसका जो लेंथ है वो और ही स्मॉल है। यस और नो। सो वैसे सब्सटेंस में हम मीटर में लेंथ नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो वहां पर हम क्या यूनिट यूज करेंगे, नैनोमीटर हो गया, पिकोमीटर हो गया, फेरोमीटर हो गया। तो ये क्या होता है, सो नैनोमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर का कन्वर्जन क्या है, सो 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 to the power -6 मीटर। सो 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10 to the power -9 मीटर, 10 to the power -9 मीटर। नेक्स्ट वी हैव 1 पिकोमीटर। सो 1 पिकोमीटर क्या होता है, 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10 to the power -12 मीटर, 10 to the power -12 मीटर। तो ये है जब हम कोई एटम और मॉलिक्यूल लेवल पे स्टडी करते हैं। इन दैट केस हमें बहुत ही स्मॉल लेंथ कंसिडर करना है, तो उसके लिए हम मीटर में कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो हम उससे भी स्मॉलेस्ट यूनिट यूज करते हैं, जैसे कि पिकोमीटर, नैनोमीटर। तो कन्वर्जन क्या है, 1 नैनोमीटर होता है 10 to the power -9 मीटर, एंड 1 पिकोमीटर इज 10 to the power -12 मीटर। क्लियर। सो ये हो गया लेंथ के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉल्यूम की। सो वॉल्यूम क्या होता है, सबको मालूम है। कोई अगर अपने पास मैटर है, वो मैटर ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है,
द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी मैटर, यस और नो, उसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। सो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर, उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम, यस और नो। और अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सो एक्सपेरिमेंट के लिए जो हम केमिकल्स यूज करेंगे, तो वो केमिकल्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनका वॉल्यूम हम कैसे मेजर करेंगे? सो वो केमिकल्स का वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम लैब में डिफरेंट टाइप ऑफ एपरेटर यूज करते हैं, जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हो गया, देन पिपेट हो गया, ब्यूरेट हो गया, मेजरिंग सिलेंडर हो गया, ग्रेजुएट पिपेट हो गया। सो ये सारे एपरेटर्स का हम यूज करते हैं वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। कोई भी अपने पास अगर केमिकल्स अवेलेबल है, वो केमिकल्स का हमें वॉल्यूम मेजर करना है, तो वो वॉल्यूम हम किससे मेजर करेंगे? तो ये सारे एपरेटर्स का यूज करके हम वो केमिकल्स का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के कितने यूनिट है अपने पास? वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है? पहले साइड का क्यूब ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? साइड क्यूब। तो साइड का दैट इज लेंथ क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ क्यूब या साइड क्यूब। लेंथ को हम अगर मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। अगर लेंथ अपने पास सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब, यस और नो। सो यूनिट क्या रहेगा वॉल्यूम के लिए? मीटर क्यूब हो सकता है, डीएम क्यूब हो सकता है, लीटर हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, मिलीलीटर में भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन हम लोग वॉल्यूम को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? कॉमनली कौन सा यूनिट यूज करते हैं वॉल्यूम के लिए? लीटर। मोस्ट कॉमन यूज्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज लीटर, बट वो उसका ऐसा यूनिट नहीं है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कौन सा यूनिट है वॉल्यूम का? मीटर क्यूब। सो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट इज मीटर क्यूब। तो अगर हम बात करेंगे कन्वर्जन की, तो कन्वर्जन में 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू हाउ मच डीएम क्यूब? सो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10 to the power 3 डीएम क्यूब और 10 to the power 3 लीटर। तो हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्जन देख रहे हैं कि मीटर क्यूब, डीएम क्यूब, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब एंड एमएल का कन्वर्जन क्या है। तो 1 मीटर क्यूब मतलब होता है 10 to the power 3 डीएम क्यूब एंड 10 to the power 3 लीटर, और वो इक्वल टू रहेगा 10 to the power 6 सीएम क्यूब को एंड 10 to the power 6 एमएल को। तो यहां से अपने को क्या दिख रहा है कि 1 डीएम क्यूब जो है वो इक्वल है 1 लीटर को। देखो 10 to the power 3 डीएम क्यूब, 10 to the power 3 लीटर, इट मीन्स व्हाट? 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। और देखो 10 to the power 6 सीएम क्यूब इक्वल्स टू 10 to the power 6 एमएल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 एमएल। क्लियर? सो ये हो गया कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। सो सबसे बड़ा इसमें कौन सा यूनिट है? मीटर क्यूब। वॉल्यूम का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। और ये हो गया उनका कन्वर्जन इन डीएम क्यूब, लीटर, मिलीलीटर एंड सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? सो ये जो सारे यूनिट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट। जो वॉल्यूम का यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट का मतलब क्या? यहां पर हम जो यूनिट यूज कर रहे हैं वो कौन सा यूनिट है? बेसिक यूनिट, जो फंडामेंटल यूनिट था, जैसे कि लेंथ। लेंथ क्या है? फंडामेंटल यूनिट है ना। हम लोग ने देखो वो ऐसा यूनिट के लिए बॉक्स में स्टडी किया था, 7 प्रॉपर्टीज का यूनिट, जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, इंटेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम का यूनिट। तो ये सारे क्या थे? बेसिक यूनिट था ना। तो यहाँ पर वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? लेंथ का क्यूब कर रहे हैं ना। इट मीन्स व्हाट? हम मीटर क्यूब लिख रहे हैं। तो मीटर क्या था? लेंथ का यूनिट था, और वो लेंथ का यूनिट से हम लोग ने वॉल्यूम का यूनिट डिराइव किया है। सो बेसिक यूनिट को हमने यूज किया है वॉल्यूम का यूनिट कैलकुलेट करने के लिए। सो वॉल्यूम का यूनिट को हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड करने के, डिराइव यूनिट बोलेंगे, बिकॉज वो बेसिक यूनिट को यूज करके फाइंड आउट किया गया है। क्लियर?
सो ये हो गया वॉल्यूम। नेक्स्ट वी हैव डेंसिटी। सो डेंसिटी हम कोई भी मैटर का कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डेंसिटी होता है रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। सो कोई भी मैटर का अगर हमें डेंसिटी मेजर करना है तो हमें वो सब्सटेंस का मास भी मालूम होना चाहिए एज वेल एज वॉल्यूम भी मालूम होना चाहिए। सो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो ये हो गया डेंसिटी के बारे में। अगर हम बात करेंगे उसका यूनिट की, अगर हम बात करेंगे ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी की, तो यूनिट क्या रहेगा, देखो हम क्या लिखेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ मास और अपन में हम लिखेंगे ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम। मास का ऐसा यूनिट क्या है, अभी हम लोग ने स्टडी किया बॉक्स में, हम लोग ने देखो मास का ऐसा यूनिट देखा था किलोग्राम, और ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। अभी जस्ट हम लोग ने स्टडी किया। तो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होगा, सो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी विल बी किलोग्राम मीटर क्यूब अपॉन में है ना, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी भी क्या रहेगा, डिराइव्ड यूनिट रहेगा। ये भी क्या है, डिराइव्ड यूनिट। बिकॉज वो भी देखो किस पे डिपेंड है, मास एंड वॉल्यूम के यूनिट पे डिपेंड है, यस और नो। तो डेंसिटी भी क्या है, एक डिराइव्ड यूनिट है। सो ये हो गया डेंसिटी के बारे में। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर, कि कोई मैटर का हम टेम्परेचर को अगर मेजर करना है तो अपने पास 3 स्केल अवेलेबल है जिसके थ्रू हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। सो वो 3 स्केल है केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। सो ये 3 स्केल यूज करके हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर के एसआई यूनिट की, तो हम लोग ने देखो फंडामेंटल यूनिट्स में भी देखा था टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या था, केल्विन। तो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। अगर हम ये 3 स्केल की बात करेंगे तो ये तीनों भी यूनिट को क्या हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, एक दूसरे में रिलेशन क्या है। सो अगर अपने पास है डिग्री फ़ारेनहाइट में, अगर कोई टेम्परेचर की वैल्यू हम लोग ने फ़ारेनहाइट से मेजर किया है तो अपने पास है वो वैल्यू डिग्री फ़ारेनहाइट में। सो वो डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या हम सेल्सियस में या उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। सो यहाँ पर अपने पास रिलेशन है डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो ये यूज करके हम डिग्री सेल्सियस वैल्यू को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज अपने पास डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस है अगर अपने पास, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 32। तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू हाउ मच फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट। क्लियर। सो हम डिग्री सेल्सियस वैल्यू को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे केल्विन के लिए, तो क्या हम डिग्री सेल्सियस वैल्यू को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, यस। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, केल्विन दैट इज K इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273.15। सो जो भी आपके पास डिग्री सेल्सियस में वैल्यू अवेलेबल है उसको हम क्या करेंगे 273 प्लस 273.15 से ऐड करेंगे, तो वो वैल्यू किस में मिल जाएगा हमें, केल्विन में। सो डिग्री सेल्सियस को हम डिग्री फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री सेल्सियस वैल्यू को हम केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखो अगर हम बात करेंगे सेल्सियस स्केल का, तो यहाँ पर अपने पास है 0 से लेके 100, ये हम एज अ रेफरेंस यूज करते हैं। 0 दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और 100 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे बात करेंगे
तो वो 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा, तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू हम पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास 0 प्लस हम क्या कर देंगे उसको 273.15, तो हमें क्या मिलेगा, केल्विन में आंसर मिलेगा। तो ये देखो यहाँ पर 0 को 273.15, केल्विन में, सेल्सियस में वो होगा 0 और केल्विन में उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 273.15। अगर उसी को हम फ़ारेनहाइट में लिखना चाहे तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस का वैल्यू 0 लिखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 32। तो यहाँ पर देखो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 32 फ़ारेनहाइट। क्लियर। सो टेम्परेचर के भी 3 यूनिट है, केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस, बट ऐसा यूनिट इज केल्विन।